पिछले 20 साल में जी भारत के मीडिया ने कौन सी बहुत बड़े स्कैम का भंडा फोड़ गया, एक भी नहीं मिलेगा। कोई बड़े उद्योगपति के खिलाफ कोई बहुत बड़ा नहीं होगा, कुछ इक्का दुक्का छोटे अखबारों ने, कुछ लोगों ने कुछ लिखा होगा। एक दौर हुआ करता था, बेनेट एंड कोलमैन कंपनी अखबार चलाती थी, टाइम्स ग्रुप था, नवभारत टाइम्स हुआ करता था। परीक्षा से पत्रकार बनते थे, उनके अंदर मेधा होती है तो ही। जैन साहब का अखबार था, नवभारत टाइम्स में 2 लोग उस अखबार में प्रशिक्षण लेने गए बंबई। एक थे राम कृपाल सिंह और दूसरे कमर वहीद नकवी। प्रकर्ष पर था वो अखबार, और ये लोग भी एक अद्भुत श्रेणी के पत्रकार हुआ निकले। बड़े बड़े अखबारों में संपादक में रहे, चैनलों में रहे। लेकिन आज वही उनका अखबार जहां से शुरुआत किया था, उसने दुर्गति कर दी। अफवाहों का भंडार बन गया है, अकूत अफवाहें चलती हैं अखबार में। कमर वहीद नकवी जी हमारे साथ हैं। हम जानना चाहते थे कि इस उत्कर्ष से लेकर के और निकृष्ट यात्रा आपकी कैसे रही? सौवीर जी, अब इस समय तो मैं किसी यात्रा में उस प्रकार से हूँ नहीं, और ख़ासतौर से अखबार की यात्रा में नहीं हूँ, और टीवी की यात्रा में भी नहीं हूँ। अब मैं डिजिटल में हूँ, और हम लोग एक पोर्टल चला रहे हैं, satyhindi.com। उसका एक यूट्यूब चैनल भी है। तो ये जो तीसरा रास्ता हम लोगों ने चुना, वो तीसरा रास्ता चुनने का कारण यही था कि जिसको हम लोग मुख्य धारा का मीडिया कहते हैं, वो मुख्य धारा का मीडिया बिल्कुल जब पथभ्रष्ट हो गया, और ये लगा कि इस मीडिया में रहने से कुछ हासिल तो होना नहीं है, बल्कि समाज का नुकसान ही होगा, तो हम लोगों ने सोचा है कि हमें डिजिटल में जाना चाहिए, और हम लोग अब डिजिटल में काम कर रहे हैं। तो इसलिए अब जो आज अखबारों की हालत है, और अखबारों की हालत तो तब भी थोड़ी बहुत बेहतर है। हिंदी के अखबारों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अंग्रेज़ी के अखबार तो अभी थोड़े बहुत बेहतर हैं। लेकिन जो ज़्यादा कंज्यूम करने वाला मीडिया है, टेलीविज़न, न्यूज़, वो चाहे हिंदी में हो या चाहे अंग्रेज़ी में हो, उन दोनों की हालत बहुत ख़राब है। और दोनों ही भाषाओं में जितने भी देश के नामी ग्रामी न्यूज़ चैनल हैं, सब लगभग पूरी तरह से उनका पतन हो चुका है, और उनके यहाँ कोई वैल्यू सिस्टम नहीं है, और किसी भी जर्नलिस्टिक एथिक्स का वहाँ कोई पालन नहीं होता है। हिंदी के अखबार हम ले लें तो हिंदी के बहुत सारे अखबार जो हैं, जो ख़ासतौर से एक ज़माने में राष्ट्रीय हिंदी दैनिक हुआ करते थे, उनमें से ज़्यादातर अब राष्ट्रीय या स्थानीय दैनिक हो गए हैं, और जिसमें ख़ास तौर से टाइम्स ग्रुप का नवभारत टाइम्स, जिसकी एक समय में बड़ी प्रतिष्ठा थी, वो 2-3 स्तरों पे ख़राब हुआ। एक तो भाषा के स्तर पे बहुत बिल्कुल ख़राब हो गया, जहाँ हिंदी लिखी ही नहीं जाती है, अंग्रेज़ी को ही हिंदी में लिख देते हैं। तो एक तो वो है। दूसरे जो कुछ और अखबार हैं, वो जागरण हो गया, या इस तरह के और अखबार हैं जो बहुत हद तक कम्युनल हो गए, सांप्रदायिक हो गए। तो इसलिए जो है इन अखबारों में एक अजीब सी गिरावट है, और एक अजीब तरह का ये माहौल बना रहे हैं। संपादक की संस्था समाप्त हो गई है, मूल कारण क्या है? संपादक की संस्था एक दिन में नहीं समाप्त हुई है, और मुझे लगता है कि इसकी भी शुरुआत टाइम्स ग्रुप से ही हुई। और टाइम्स ग्रुप में जब अशोक जैन के बाद की पीढ़ी यानी समीर जैन का अवतरण हुआ, और जब उनके ज़िम्मे बहुत सा काम टाइम्स ग्रुप का दिया गया, तो उनकी अपनी कुछ अवधारणाएं थी। उनकी अवधारणा ये थी कि पहली बात ये कि जितने अखबार या जितने भी प्रकाशन थे टाइम्स ग्रुप के, वो समीर जैन के लिए प्रोडक्ट हुआ करते थे। जैसे कोई कारपोरेट कंपनी है, उसके अलग अलग प्रोडक्ट हैं, कोई वॉशिंग मशीन बनाता है, कोई
प्रेशर कुकर बनाता है, कोई एसी बनाता है, कोई कारें बनाता है, कोई टीवी बनाता है। तो उन कंपनियों का अपना एक सिद्धांत है कि हम ये प्रोडक्ट बाज़ार में बना रहे हैं और हमारे बहुत सारे कंपटीटर होंगे, उनके मुकाबले हमको इसको मार्केट कैसे करना है, कैसे लोगों को बताना है कि हम ही सबसे अच्छे हैं, और फिर कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना है। तो जब उन समीर जैन के दिमाग में आया कि अखबार एक प्रोडक्ट है और हर प्रकाशन को, जो टाइम्स ग्रुप के प्रकाशन थे, चाहे मैगजीन हो चाहे जो, उसमें से जो भी मुनाफे में नहीं थे उनको उन्होंने बंद करना शुरू किया कि हर पब्लिकेशन मुनाफे में होना चाहिए। और उनका सिद्धांत था कि कोई दूसरा पब्लिकेशन जो घाटे में चल रहा है वो किसी फ़ायदे में चलने वाले पब्लिकेशन के पैसे से चल रहा है, तो इसलिए जो है वो घाटे, उसको अपनी कमाई खुद करनी चाहिए, और अगर वो नहीं सस्टेन कर पाता तो उसको बंद कर देना चाहिए, पहली बात। अब इसके बाद जो अखबारों की पूरी अर्थव्यवस्था है, पैसा कहाँ से आता है? जब अखबार हो, पत्रिका हो, पैसा जो है वो जो अखबार या पत्रिका खरीदने का पैसा हम देते हैं उससे आता है, या दूसरा जो स्रोत है वो स्रोत है विज्ञापन का। तो जो हम अखबार या पत्रिका खरीदने के लिए जो पैसा देते हैं वो तो इतना कम है कि उसमें आप सादा कागज़ भी नहीं खरीद सकते हैं। छपी हुई पत्रिका या छपा हुआ अखबार खरीदना तो दूर की बात है, क्योंकि जो अखबार छपेगा उसमें बहुत संपादकीय विभाग और तमाम जितने लोग काम करते हैं उनका वेतन है, न्यूज़ गैदर करने का खर्चा है, पत्रिकाएं हैं तो लेखकों से लेख वेख लिखवाने का खर्चा, उनको पारिश्रमिक देने का खर्चा है, छपाई का सभी खर्चा। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर हम अखबार जितने भी पैसे में खरीदते हैं, पत्रिका जितने भी पैसे में खरीदते हैं, उतने पैसे में हम उसमें लगने वाला सादा कागज़ भी नहीं खरीद सकते थे। तो इसलिए उनकी जो रेवेन्यू है वो विज्ञापन से आती है। अब विज्ञापन की रेवेन्यू कैसे बढ़े? विज्ञापन की रेवेन्यू बढ़ाने का तो एक ही तरीका है कि अखबार में विज्ञापन बढ़े, पर अखबार में बहुत विज्ञापन हो जाएंगे तो अखबार में जगह सीमित है, खबरें बहुत कम हो जाएंगी तो फिर लोग पढ़ना छोड़ देंगे। तो रेवेन्यू के अलग सोर्स कैसे आए? रेवेन्यू के अलग सोर्स इस तरह से आए कि हम अखबार में जो कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ों को हम स्पॉन्सर कर दें। तो समीर जैन ने प्रयोग किया, पेड न्यूज़ यहीं शुरू हुई। हाँ, समीर जैन ने उसकी शुरुआत देखिए एकदम से नहीं होती, वैसे अखबारों में उसके पहले से परिशिष्ट निकलते थे, सरकारों से विज्ञापन लेते थे, या कभी ऐसे स्वास्थ्य वगैरह पे इन पे 2 पेज का 4 पेज का परिशिष्ट निकालते थे और उसमें कुछ लेख छापते थे उससे संबंधित, और विज्ञापन छापते थे उन्हीं के। मान लीजिए स्वास्थ्य पे तो दवा कंपनियों की दवाओं के विज्ञापन वगैरह वगैरह, या अगर राज्य सरकार के विकास का परिशिष्ट है तो राज्य सरकार के कई विभागों का विज्ञापन, वो पहले से मिलता रहा, पहले से चलता रहा, उसको लेके किसी ने आपत्ति नहीं की। लेकिन अतिरिक्त पैसा कहाँ से आए? तो उसके लिए सबसे पहला दरवाज़ा ढूंढा गया जो टाइम्स ऑफ इंडिया में शुरू हुआ, क्रिकेट के स्कोर बोर्ड को प्रायोजित करना। अब क्रिकेट का स्कोर बोर्ड जो था उसको प्रायोजित किए जाने में किसी को आपत्ति नहीं थी। भाई स्कोर बोर्ड है, ठीक है, एक्स कंपनी वाई कंपनी का नाम आ गया, अब XYZ स्कोर बोर्ड, और हमने क्रिकेट के स्कोर छाप दिए, इसमें किसी को आपत्ति नहीं। तो ये पहला जो चोर दरवाज़ा था जिसके जरिए जो है वो नवभारत टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया में विज्ञापनों का नया दरवाज़ा खुला। और इसके बाद धीरे धीरे, जैसे कहते हैं कि बाद में अभी आप जैसे देखते हैं कि बहुत रंगीन परिशिष्ट बड़े शहरों में अखबारों में आ रहे हैं, और इनमें जिसको पेज 3 बोलते हैं हम लोग, और इसमें जो है कोई भी आदमी पैसा दे करके अपने बारे में छपवा सकता है कि लोग पार्टी करते हैं, पैसा दे दीजिए, उस पार्टी की तस्वीरें छप जाएंगी, कौन कौन सेलिब्रिटी आ रहे हैं, ये है वो है। तो इस तमाम तरह का कंटेंट उसमें आप पैसा दे के अपना इंटरव्यू भी छपा सकते हैं कुछ। तो वो वहाँ से क्रिकेट का स्कोर बोर्ड प्रायोजित करने से शुरू करके वो यात्रा यहाँ तक गई। उसके बाद
ये हुआ कि एक समय तक ये था कि संपादक का इससे कोई मतलब नहीं कि अखबार कितना बिकता है कितना नहीं बिकता। उसका मतलब उसका काम केवल ये था कि जो उसके अखबार में कंटेंट है, जो खबरें छप रही हैं, वो खबरें जनता के सरोकारों से कितना जुड़ी हुई हैं, कितनी सही हैं, उसमें कोई अनर्गल बात तो नहीं छप रही है, और जिन लोगों पे आरोप लग रहा है उनका पक्ष लिया जाए, खबरें वेरीफाई करके छापे। संपादक का मूल तो रूप से दायित्व यही था। लेकिन इसको भी बाजार के तौर पे खुलेआम बदलने का श्रेय जाता है तो वो समीर जैन को ही जाता है, जिन्होंने अखबार के संपादक का डेजिग्नेशन इस तरह से किया, एडिटर दिल्ली मार्केट, एडिटर मुंबई मार्केट, यानी कि जो संपादक है वो दिल्ली का अखबार है तो दिल्ली के बाज़ार में उस अखबार की क्या ग्रोथ है, क्या स्थिति है, उसके लिए संपादक भी जिम्मेदार है। और फिर एक नई और चीज़ आई अखबारों में, ब्रांड मैनेजर। यानी ब्रांड मैनेजर का काम है कि अखबार एक ब्रांड है, उस ब्रांड को किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाए लोगों के सामने कि लोगों को वो आकर्षक लगे, क्या परिवर्तन करना चाहिए। तो मतलब संपादक का जो पूरी भूमिका थी, जहाँ पर वो अखबार के ओवरऑल कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार होता था कि अखबार का ओवरऑल कैरेक्टर कैसा रहेगा, उसमें अखबार का लेआउट से लेकर के अखबार के कंटेंट तक, प्रस्तुतिकरण तक और अखबार की विचारधारा तक, ये सारी चीज़ें संपादक के जिम्मे होती थी। उसमें से आपने काफ़ी चीज़ें ब्रांड मैनेजर के पास चली गई, क्योंकि ब्रांड मैनेजर को अगर लगता है कि इस तरह की चीज़ें नहीं छपनी चाहिए तो वो कहता संपादक को कि भाई नहीं छपेगी। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई अखबार जो है कुछ ज़्यादा कवरेज कर रहा है झुग्गी बस्तियों वगैरह के बारे में, तो ब्रांड मैनेजर उसको कह सकता है कि भाई ये बहुत डाउन मार्केट कंटेंट है, अखबार जो है हमारा जो है वो ऐसा कुछ दीजिए कि ज़्यादा पैसे वाले लोग पढ़ें, क्योंकि ये जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं इनसे थोड़ी विज्ञापन मिलेगा, इनके पास तो कोई परचेजिंग पावर नहीं है। तो आप ध्यान ऐसे लोगों की तरफ रखना चाहिए जिनके पास परचेजिंग पावर हो, ताकि हम विज्ञापन दाताओं को आकर्षित कर सकें कि भाई तुम अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन यहाँ दो और हमारा जो ऑडियंस है वो और फिर उसी हिसाब से ऑडियंस का बंटवारा हुआ, जिसको हम ABC इस कैटेगरी में हुआ कि A या A+ ऑडियंस वो है जिसके पास कार है, जिसके पास कंप्यूटर है, जिसके घर में AC लगा। इस तरह के पैरामीटर बनाए गए कि इसको हम A+ ऑडियंस मानते हैं, जो अपना जिसका अपना फ्लैट है, अपना मकान है, कैटल क्लास को निकाल। हाँ, मतलब जितने ऑडियंस, तो कुछ ये कहा जाने लगा कि भाई हम A और B ऑडियंस पे ध्यान दें, बाकी CD को मतलब एक प्रकार से आप उपेक्षित कीजिए, ज़्यादा नहीं छापिए, थोड़ा बहुत छाप दीजिए उनके बारे में, लेकिन कोशिश करें कि A और B ऑडियंस यानी मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग, इनको आप कैटर करें। तो अखबार के चरित्र बदलने लगे, मतलब जो अखबार शुरू में उन इस वर्ग विभाजन को लेकर कभी नहीं चलते थे, उनका जो है इस प्रकार से वर्गीकरण होने लगा। तो इस तरह से धीरे धीरे करके जब संपादक के ऊपर ब्रांड मैनेजर हावी हो गया, तो संपादक को अपने एक खास तरह का दृष्टिकोण दिया गया कि आपको का जो ऑडियंस है, आपका जो पाठक है, उसमें जो ये वर्ग है, इस वर्ग को ध्यान में रख करके हमको उनके इंटरेस्ट से कंटेंट देना है, उनके इंटरेस्ट से खबरें देना है, ताकि हमको वैसे विज्ञापन मिल सकें जो उस वर्ग को आकर्षित करते हैं। तो संपादक का रोल सिकुड़ता चला गया। तो धीरे 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 करके जब अखबारों में और बाद में जब टीवी चैनल आए, तो उनके सामने भी और ये परेशानी आई कि भाई टीवी चैनल हो चाहे अखबार हो, बहुत बड़ी पूंजी लगती है उसमें, और बहुत बड़ी पूंजी लगती है, तो बहुत बड़ी पूंजी लगने की वजह से उनको विज्ञापन चाहिए और काफ़ी विज्ञापन चाहिए।
तो टीवी चैनलों में भी यही वर्गीकरण चला कि जैसे आज भी जहाँ तक मेरी जानकारी है, आज भी जो देश में जितने न्यूज़ चैनल हैं या टीवी चैनल हैं, उनका करीब 38-39% व्यूअरशिप जो है वो हिंदी के न्यूज़ चैनलों की मुंबई और दिल्ली से आती है। तो जाहिर सी बात है कि जो लोग टीवी के चैनल चला रहे हैं, न्यूज़ चैनल, उनका ध्यान इस तथ्य पे रहता है कि हमारी 40-38% व्यूअरशिप इन्हीं दो जगहों से आती है, तो इन दो जगहों के दर्शकों की अभिरुचि, उनके हित, उनके सरोकार, इनको हम ज़्यादा कैटर करें, इनकी जो भावनाएं हैं उसके हिसाब से चलें। तो इसलिए धीरे धीरे करके इन सभी जगहों से संपादक की भूमिका ख़त्म हो गई, क्योंकि संपादक के ऊपर भी एक प्रकार से जो है वो न्यूज़ मैनेजर हो गया, संपादक नहीं रहा, न्यूज़ मैनेजर हो गया, जहाँ पर उसको न्यूज़ को मैनेज करना है, किस तरह की खबरें जानी है, किस तरह की खबरें नहीं जानी है, कौन सी खबरें हमारे ऑडियंस के इंटरेस्ट की हैं, कौन सी खबरें ऐसी हैं जिसके लिए हमारा ऑडियंस नहीं है। तो चाहे अखबार हो, चाहे टीवी न्यूज़ चैनल हो, सब में ये पाठकों और दर्शकों के क्लास को प्रमुखता दी जाने लगी और उसकी वजह से उनके कंटेंट में उसी प्रकार से बदलाव आया। मतलब दायित्वपूर्ण पत्रकारिता व्यावसायिक पत्रकारिता में कन्वर्ट हो गई। इसका दोष केवल समीर जैन को दिया जाए या दूसरे, शुरुआत किसने की? मैंने कहा कि शुरुआत समीर जैन से हुई, और जब समीर जैन से हुई तो उनकी बड़ी आलोचना भी हुई, पर आलोचना होते होते जब लोगों ने देखा कि नहीं, इससे तो पैसे मिल रहे हैं, ये तो अच्छा है, ज्यादा पैसे आ रहे हैं, तो दूसरे लोगों ने उसको अपनाना शुरू। पहले उनका विरोध किसने किया? अब ये तो एक जनरल विरोध था पहले। एक दौर पत्रकारिता में भी आया, जैसे लखनऊ में देखता हूँ विनोद शुक्ला था, वो गुंडा के तौर पे संपादक हुआ, वो उसी श्रेणी की तरफ देखा जाए उसको? नहीं, वो अलग बात है, क्योंकि बहुत छोटा उदाहरण है। मतलब समीर जैन का जो उदाहरण है, समीर जैन बाद में विनीत जैन ने तो स्पष्ट कह दिया ना कि वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ न्यूज़, वी आर इन द बिजनेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ये तो विनीत जैन का बयान है घोषित तौर पे, जिसमें वो कहते हैं कि हम खबरों के व्यापार में नहीं हैं, हम विज्ञापन के व्यापार में, विज्ञापन का धंधा करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि पूरा ही फोकस विज्ञापन पे हुआ। तो जो आप कह रहे हो, जो मैंने तो आपको जो एक हिस्ट्री बताई कि कैसे क्रिकेट के स्कोर बोर्ड को प्रायोजित करने से जो कहानी शुरू हुई थी, वो कहानी कैसे बढ़ते बढ़ते उसने पूरी जो संपादक की संस्था उसको खा ली। और ये जो ब्रांड मैनेजर वगैरह के कंसेप्ट हैं, पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में ही शुरू है, और फिर टाइम्स ऑफ इंडिया से शुरू होकर के फिर दूसरे अखबारों ने इसको अपनाया। किस सन से देखा जाए इसका प्रारंभ? मुझे लगता है कि ये 1988-89 के आसपास शुरू होना चाहिए। उस समय जो पत्रकार हुआ करते थे या संपादक हुआ थे, बहुत यशस्वी हुआ करते थे, सम्मान उनका हुआ करता था, भाषा के स्तर पे बहुत बड़े पहलुआ हुआ करते थे, तो वो चौकीदार के तरीके से आप हुआ करते थे पत्रकारिता के। अब मोदी जैसे चौकीदार हो गए हैं, आप चौकीदार की भूमिका में आपने क्या प्रयास किया उसको रोकने की? नहीं, किस चीज को रोकने के लिए? पत्रकारिता का जो पराभव हो रहा है। नहीं भाई, एक संपादक के तौर पर ऐसा है कि आप समुद्र में एक बूंद की क्या औकात है कि आप कोई बूंद जो समुद्र की धारा, तो पूरा पत्रकारिता जगत भी भ्रष्ट होता जाए धीरे धीरे। भाई पूरी पत्रकारिता जगत में कई चीजें हुई ना, वो एक चीज तो हुई नहीं। एक तो जिसको कहते हैं जब वो कारपोरेटीकरण पूरा कंप्लीट हो गया, तो जितनी संपादक नाम की संस्था खत्म हो गई, जो पत्रकार थे उन पत्रकारों की जो यूनियनें थी वो खत्म हो गई, सारे पत्रकार जो है कॉन्ट्रैक्ट पे आ गए। तो एक चीज़ नहीं होती ना, धीरे धीरे करके चीज़ें कमज़ोर होती हैं कि भाई
अब यूनियन ख़त्म हुई है, यूनियन को तोड़वा दीजिए, तोड़वा के कुछ लोगों को ये कॉन्ट्रैक्ट पे आइए, फिर देखा देखी दूसरे लोग आए, तीसरे लोग आए। तो जब आपकी नौकरी जो है एक कॉन्ट्रैक्ट पे हुई, और दूसरी बात है कि केवल यही नहीं, जब यूनियनें थी तो वेज बोर्ड पत्रकारों के लिए बनता पालेकर से लेकर के बचाव तक। हाँ, उनके लिए बड़े संघर्ष होते थे, और बहुत संघर्ष के बाद वो बहुत जगह लागू होते थे, बहुत जगह लागू नहीं हो पाते थे। लेकिन यूनियन ख़त्म हो गई, उससे क्या हुआ कि जो मीडिया कंपनियां हैं उसने अपने पत्रकारों को ज़्यादा पैसे देना शुरू किए, जो उनको कभी यूनियन के दौर में नहीं मिलते थे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पे आ जाओ ज़्यादा पैसे मिलेंगे। और फिर अखबारों और टीवी कंपनियों में अपने यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं, उनमें जो लोग जिनको वो एसेट समझते थे, जिनको टैलेंटेड समझते थे, उनको रिटेन करके रखने की होड़ मची कि भाई हमारे यहाँ का आदमी दूसरी जगह जाएगा तो हमारा जो टीम है वो कमज़ोर होगी, दूसरे की टीम मजबूत होगी, हमारा कंटेंट कमज़ोर पड़ेगा, दूसरे का कंटेंट मजबूत होगा। इसलिए हमारे जो खास लोग हैं, जो की स्टाफ हैं, वो हमारे यहाँ बने रहे, तो उनको ज़रूरत से ज़्यादा पैसा दे करके उनको रिटेन करने की कोशिश की। तो ये भी एक कारण है कि हाँ, आपका जो है एक जो लोग अभी काम कर रहे हैं उनको ये भी है कि भाई एक प्रकार से पूरा कारपोरेट हो गया वो, तो इसलिए अब जहाँ पे बेसिक मूल्य ये हो गया है कि नहीं, मेरे को ये मार्केट में डोमिनेट करना, और ये हमारा प्रोडक्ट है, इसकी आइडेंटिटी प्रोडक्ट के तौर पर है। तो जब प्रोडक्ट के तौर पर आइडेंटिटी आप कंसीव कर लेते हो, तो प्रोडक्ट के तौर पर आइडेंटिटी कंसीव करने के बाद प्रोडक्ट का लुक, उसका डिज़ाइन, उसकी यूटिलिटी, इन सब पे बात होती है। कवि साहब, मैं जानना चाहता हूँ कि मालिक ने, समीर जैन ने जो शोषण की अपना धंधा विकसित करने की जो तरीका अपनाया, उगाहने के लिए पैसे के लिए, वो अब पत्रकारों के तक आ गया है, और पत्रकार बेहिसाब तरीके से अब एक मुल्क की छवि बन चुकी है। पत्रकार दलाल है, ब्लैकमेलर है, अपराधी है, गिरोह बनाता है। आपको कैसा लगता है? देखिए, ऐसा है कि ये सब हम लोगों को ना सवालों को थोड़ा लार्जर कैनवस पे देखना चाहिए। हम लोग अक्सर जो है चीज़ों को बहुत छोटे उस पे देखते हैं। आप ये देखिए कि चीज़ें कैसे बदली और क्यों बदली। जब आप मीडिया पे कारपोरेटीकरण शुरू हुआ, एक दिन नहीं हुआ, धीरे धीरे हुआ, तो बड़ी कारपोरेट कंपनियां वो मीडिया में आई। इन कारपोरेट कंपनियों ने अपनी कंपनियों को लिस्ट किया शेयर बाजार में, आईपीओ लाए, जनता से पैसा लिया। अब जैसे ही आप शेयर बाजार में लिस्टेड होते हो, तो पहली चीज़ ये हो जाती है कि हमारी कंपनी के शेयर के दाम बढ़ें, गिरे नहीं। क्योंकि जितने हमारे शेयर होल्डर हैं, अगर शेयर के दाम लगातार बढ़ते रहेंगे तो उन शेयर होल्डरों का मुनाफा बढ़ता जाएगा। मैंने 10 रुपये का एक शेयर खरीदा, 5 साल में उसका वैल्यू 1000 हो गई, तो मेरे को 990 रुपये का प्रॉफिट 5 साल के अंदर हुआ। 10 रुपये के लागत पे तो कितना ह्यूज प्रॉफिट है। तो इसलिए अब शेयर का दाम जितना बढ़ता जाएगा, उतना उन कंपनियों की नेटवर्थ बढ़ती जाएगी। नेटवर्थ क्या होती है? एक कंपनी है, उसके जितने शेयर बाजार में हैं, उतने शेयर की टोटल जो वैल्यू हुई वो कंपनी की नेटवर्थ हुई। तो अगर शेयरों के दाम बढ़ते जाएंगे तो कंपनी की नेटवर्थ बढ़ती जाएगी। कंपनी की नेटवर्थ बढ़ेगी तो जो शेयर होल्डर हैं उनका प्रॉफिट बढ़ेगा। अब शेयर के दाम कैसे बढ़ेंगे? शेयर के दाम बढ़ने का तो एक ही कंडीशन है, 2 कंडीशन समझ लीजिए। एक तो कंडीशन ये है कि आपका मुनाफा ज़्यादा बढ़ता रहे, जितना मुनाफा ज़्यादा होगा उतना शेयर का दाम बढ़ेगा। एक दूसरे शेयर होल्डरों को लगता रहे कि ये कंपनी का मुनाफा आगे और बढ़ता रहेगा, यानी केवल इसी साल का मुनाफा नहीं, प्रॉस्पेक्टिव, यानी अगले 5 साल, अगले 10 साल में ये कंपनी का मुनाफा और बढ़ता रहेगा। तो जितनी मीडिया कंपनियां हैं उनका ध्येय क्या हो गया? उनका ध्येय मुनाफे को न केवल कमाना बल्कि मुनाफे को लगातार बढ़ाना हो गया। ठीक है, तो जब मुनाफे को आप लगातार बढ़ाना आपका लक्ष्य होगा,
तो जाहिर सी बात है कि बाकी सारी चीज़ें जो भी पत्रकारिता की सो कॉल्ड वैल्यू सिस्टम था वो पीछे हट जाएंगी। इसमें आप पीछे हट जाएंगे। अब ये आपको दोबारा हम बताते हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने प्राइवेट ट्रीटी शुरू की इकोनॉमिक टाइम्स के जरिए। प्राइवेट ट्रीटी क्या थी? प्राइवेट ट्रीटी ये थी कि कोई कंपनी हमारे अखबार को विज्ञापन देती है, मान लीजिए उसने मान लीजिए मेरे को 50 लाख का विज्ञापन दिया, तो हम कंपनी से कहते थे कि हम तो टाइम्स ने उस कंपनी से कहा भाई तुम 50 लाख हमको नगद नहीं दो, पैसे नहीं दो 50 लाख, तुम 50 लाख के वैल्यू के अपने शेयर दे दो मेरे को। ठीक है, तो टाइम्स ऑफ इंडिया उस कंपनी में शेयर होल्डर होगी। ऐसी उन्होंने तमाम बड़ी कंपनियों से एक ट्रीटी कर ली कि भाई तुम जो विज्ञापन दोगे उस विज्ञापन के बदले मेरे को पैसा नहीं देना, मेरे को शेयर देना। टाइम्स ऑफ इंडिया बेनेट कोलमैन कंपनी को इससे क्या फायदा हुआ? आपने विज्ञापन का पैसा ले लिया 50 लाख, वो ले लिया, अब आप उसको कहीं इन्वेस्ट करोगे, कुछ करोगे तभी बढ़ेगा, नहीं तो 50 लाख का 50 लाख है। पर आप किसी कंपनी में 50 लाख का शेयर आपके पास हो गया, वो कंपनी जितना मुनाफा कमा रही है उसके हिसाब से आपका आपने जो 50 लाख का विज्ञापन दिया था उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। हो सकता है कि 5 साल में 50 लाख 5 करोड़ हो जाए, समझ रहे हैं? तो अब जब आप 150-200 कंपनियों से प्राइवेट ट्रीटी कर लेते हो तो आप इन कंपनियों के खिलाफ कभी कोई खबर छापोगे? नहीं छापोगे। क्यों? इसलिए नहीं छापोगे कि जैसे ही आपने उन कंपनियों के जिनमें आप खुद शेयर होल्डर हो उनके बारे में कोई नेगेटिव खबर छापी आपने तो शेयर के प्राइस गिरेंगे, आपका ही घाटा होगा, तो आप तो कभी नहीं छापोगे उसको। तो इसलिए जो पूरी की पूरी पत्रकारिता है उसका कंप्लीट डायनेमिक्स चेंज हो गया, जो बहुत लोगों को नहीं दिखता। एक उसके बाद जो दूसरी चीज़ है, दूसरी चीज़ क्या है, आप देखें कि कोई भी मीडिया कंपनी आज किसी भी बड़े नेता को नाराज नहीं कर सकती। क्यों नहीं नाराज कर? डर की बात नहीं है, डर तो जो होगा होगा, कहीं होगा नहीं होगा। इसलिए कि हर मीडिया कंपनी उनके बड़े बड़े इवेंट होते हैं, वो बड़े इवेंट में किसी को प्रधानमंत्री को बुलाना है, किसी को होम मिनिस्टर को बुलाना है, किसी को तमाम अपने मुख्यमंत्री को बुलाना है। आप बुलाओगे उनको लगातार और उसका प्रचारित करोगे और वो बड़ा उस इवेंट से अपनी शान बढ़ाओगे। तो भाई अगर आप जो है अगर इन जिनको जो आपके संभावित अतिथि हैं अगर उनके बारे में बहुत नेगेटिव लिख दोगे तो आपको तो नहीं, आपके पास तो नहीं आएंगे, आपको तो इंटरव्यू नहीं देंगे। ठीक है। ये एक और चीज़, एक समय था जब फिल्में आती थी तो फिल्म पत्रकार होते थे, वो जाते थे और रिव्यू लिखते थे, अच्छा बुरा जैसा भी। हालांकि उस समय भी ये बात थी, मैं तो बम्बई में काम किया मैंने, तो मुझे मालूम है कि लोगों को जो फिल्म समीक्षक होते थे, बहुत लोगों को फिल्म के जो ब्रोशर वगैरह समीक्षा में दिए जाते थे उसमें एक लिफाफा भी दिया जाता था। अच्छा। जिसमें कुछ मुद्रा होती थी, वो जो है उस पत्रकार के पब्लिकेशन की हैसियत के हिसाब से होता था। तो बहुत लोग लेते थे, बहुत लोग नहीं लेते थे, वहीं निकाल के भी रख देते थे। ऐसे भी उदाहरण मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी लोग लेते थे, ऐसे बहुत केसेस जहाँ लोगों ने लिफाफे निकाल के रख दिए कि नहीं ये नहीं चाहिए। तो वो लेवल था समीक्षा करने का। उसके बाद कैसे भी पत्रकारों की आर्थिक स्थिति वगैरह बढ़ गई तो ये लिफाफा कल्चर लगभग खत्म हो गया। लोग इंडिपेंडेंट समीक्षा करने लगे और काफ़ी अच्छे बड़े समीक्षक जब प्रसिद्ध हुए और जिनकी समीक्षा लोग पढ़ते थे। ठीक है, वो दौर था जिसमें जो काफ़ी अच्छा था। उसका एक चेंज क्या हुआ? उसका चेंज ये हुआ है जो लोग फिल्में बनाने लगे उन्होंने मीडिया कंपनियों को पार्टनर बनाना शुरू किया। आप देखेंगे फिल्म में आता है मीडिया पार्टनर XYZ, कोई चैनल, कोई अखबार। पार्टनर का मतलब क्या? पार्टनर का मतलब ये कि भाई आप मीडिया पार्टनर हो जाओ, हम जब फिल्म हमारी बन रही होगी तो बनने के समय की कुछ आपको
एक्सक्लूसिव क्लिप दे देंगे जो आप ही चलाना, दूसरे लोग नहीं चलाएंगे। हम अपने जो स्टार है उससे कुछ इंटरव्यू करा देंगे। उसके बाद जब हमारा फिल्म रिलीज़ होने का दौर आने लगेगा तो हम आपको कुछ और भी अलग सा कंटेंट दे देंगे, कुछ और अलग सी चीज़ आपको एक्सेस पहले दे देंगे, क्योंकि फिल्म रिलीज़ होने वाली है तो हम सभी चैनल पर जाएंगे, लेकिन आपको कुछ ज़्यादा दे देंगे। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि आप देखें कि चैनलों पे फिल्म रिलीज़ के समय फिल्मों के स्टार आने लगे, ठीक है, इस चैनल पे, उस चैनल पे, उस चैनल पे। अब बताइए, अब इतने जो फिल्म स्टार हैं जो ये घूम रहे हैं, इनके बारे में अगर कोई चैनल बहुत नेगेटिव खबर लिख दे तो कभी उसके चैनल पे जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो इसलिए आप देखें कि एक पूरा का पूरा साइकिल बन गया जहाँ पर मीडिया कंप्लीट हो गया। वो मीडिया कंप्लीट क्या हुआ कि एक प्रकार से उसने अपने आप को ऐसी मजबूरी में जकड़ लिया कि हम इन उद्योगपतियों जाला अपने आप बनता चला। हम इन उद्योगपतियों के खिलाफ नहीं लिख सकते, हम इन नेताओं के खिलाफ नहीं लिख सकते, हम इन फिल्म अभिनेता अभिनेत्रियों के खिलाफ नहीं लिख सकते। तो लिख नहीं सकते तो फिर किस बारे में लिखेंगे? तो आप देखें, अब आप कि भाई आप केवल ये देखो कि पिछले 20 साल में जी भारत के मीडिया ने कौन से बहुत बड़े स्कैम का भंडा फोड़ गया? एक भी नहीं मिलेगा। कोई बड़े उद्योगपति के खिलाफ कोई बहुत बड़ा नहीं होगा। कुछ इक्का दुक्का छोटे अखबारों ने, कुछ लोगों ने कुछ लिखा होगा, लेकिन कोई हमने बहुत बड़ी मेजर इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी किसी ने नहीं की। अरे अडानी अंबानी ने चैनल खरीद लिया, तो जाहिर सी बात है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब कंप्लीट कारपोरेटीकरण हो गया, मीडिया टोटल एक प्रोडक्ट बन गया और फिर उसमें मोनोपोली होने लगी। मोनोपोली क्या होने लगी? अब एक मीडिया हाउस है, उसके अखबार हैं, उस मीडिया हाउस के टीवी चैनल भी हैं, उस मीडिया हाउस के डिजिटल प्लेटफॉर्म भी हैं। तो जितने भी प्लेटफॉर्म हो सकते थे कंटेंट देने के, वो सब एक मीडिया हाउस के पास हैं। तो उनकी अपनी और एक हेजेमनी होने लगी। तो इसलिए जो अभी का जो मीडिया सीन है उसमें जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, और चूँकि उनको बहुत बड़ा होना उनकी मजबूरी हो गई है कि साइज में जितने बड़े होंगे उतना बड़ा मार्केट वो कवर करेंगे, उतना बड़ा मार्केट कवर करेंगे। तो उसके हिसाब से उसमें उतनी पूंजी होनी चाहिए। तो इसलिए अब पूरा जो मीडिया सीन है उसको आप 40 साल पहले के मीडिया सीन से तुलना करके देखेंगे तो वो तुलना ऐसा ही है कि मैं आम और संतरे में तुलना करूं, हो ही नहीं सकती। सांप्रदायिकता कैसे आ गई पत्रकारिता? देखिए, सांप्रदायिकता तो आज से थोड़ी आई हुई है। सांप्रदायिकता तो बहुत जमाने से। आप देखिए कि सरदार भगत सिंह, उनकी टिप्पणियां पढ़िए, उनके समय में वो अखबारों के बारे में उन्होंने लिखा है कि ये अखबार ऐसे सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। तो ये सांप्रदायिकता तो एक तरह से तब से प्रिवेल कर रही है और उसके पहले भी हो रही हो। लेकिन आज तो भयावह स्थिति है। नहीं, भयावह स्थिति क्या? जो आप तो उत्तर प्रदेश के हैं, लखनऊ में आप रहे हैं, लखनऊ में रहते भी हैं आप, तो आपको मालूम होगा कि जब राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था 1989, 1990, 91, 92, वहाँ उत्तर प्रदेश के अखबारों में क्या क्या छपता था? आपने देखा क्या छपता था? वो सांप्रदायिकता नहीं थी, वो बहुत भयंकर सांप्रदायिकता थी। तो वो चीज़ यहाँ इतनी थी कि जो हमने लिखा ही नहीं वो भी छप गया। हाँ, जो आपने लिखा नहीं वो भी छप। तो इसलिए वो सांप्रदायिकता तो थी, सरदार भगत सिंह के ज़माने में थी, जिस पे उन्होंने चिंता जाहिर की। उसके बाद जो छोटे मोटे दंगे होते रहे, उन दंगों की रिपोर्टों में बहुत बार वो लक्षित होती रही, दिखती रही। राम जन्मभूमि आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश में 89 से लेके 92-93 तक तो काफ़ी वो दिखाई दी, एकदम खुल के दिखाई दी। और उसके बाद अभी दिखाई दी तो वो मतलब एक तरह से है कि वो आपके रक्त में है, खून में है, और वो बीच बीच में दब जाती है। उभरती जब एक चीज़ आती है, एक ऐसी परिस्थिति आती है तो उभर जाती है, दिखने लगती है, उसके बाद फिर वो धीरे धीरे सबसाइड हो जाती है। लेकिन आम आदमी से जुड़ गया है सांप्रदायिकता, ये उसका आर्थिक पक्ष है क्या? किसका? सांप्रदायिकता? पत्रकारिता
नहीं, पत्रकारिता का आर्थिक पक्ष नहीं है इसमें, पत्रकारिता के आर्थिक पक्ष से लेना देना नहीं, ये तो जो लोग काम कर रहे हैं, जो पत्रकार हैं, उन पत्रकारों में एक प्रकार की वो भावना है जो जब ऐसी स्थितियां बनती तो उभर जाती है, और जब वैसी स्थितियां नहीं होती तो आपको सतह पे नहीं दिखती। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि पत्रकारिता समाप्त हो गई? नहीं, पत्रकारिता समाप्त, देखिए समाप्त कुछ भी नहीं होता, उस पत्रकारिता का एक प्रकार से स्वरूप बदल गया, और जो लोग, जिन लोगों को आज की जो मुख्य धारा की पत्रकारिता जो हम कहते हैं, ऐसा भी हम नहीं कहेंगे कि नहीं एकदम ही जीरो हो गई, उसमें काफ़ी लोग हैं जो मुख्य धारा की पत्रकारिता में भी अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, इवन टीवी चैनलों में भी हैं, कुछ एंकर हैं, कुछ पत्रकार हैं जो बहुत मुखर होकर के और अपनी बातें रख रहे हैं और कह रहे हैं, और उनकी चर्चा होती भी रहती है सोशल मीडिया पर, अक्सर लोग पोस्ट करते रहते हैं, देखिए कि ऐसे उसमें भी इस एंकर को देखिए, उस एंकर को देखिए। तो ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि एकदम सब कुछ नष्ट हो गया, सब कुछ तो संसार में कभी नष्ट नहीं होता, उसके रूप बदलते रहते हैं। तो अभी जो मुख्य धारा की पत्रकारिता है उसमें भी, जैसे हमने कहा कि यहाँ अंग्रेजी अखबार काफ़ी क्लीन है, हालांकि उनमें अब वो तेवर नहीं रह गया, इवन इंडियन एक्सप्रेस में वो तेवर नहीं रह गया जो तेवर के लिए इंडियन एक्सप्रेस को हम लोग जानते थे, ठीक है। तो लेकिन उस तरह का उनका आचरण नहीं है, उतना कम्युनल या उस तरह का वो सावधानी बरतते हैं, चाहे कोविड का भी दौर रहा हो जिसमें बहुत से मीडिया ने मुसलमानों की एक बड़ी ख़राब इमेज पेश की। अंग्रेजी अखबारों में हमने नहीं देखा कि वैसा कुछ हुआ, हिंदी में तो खूब देखा उसको। तो इसलिए एक कोई है जहाँ पे आपको है कि हाँ ठीक है कि वो अपनी जो भी जितना भी उनके पास कारपोरेट दबाव, XYZ मार्केट, उसके बावजूद वो बहुत कुछ बचाए हुए हैं। हिंदी में हालत थोड़ी ज़्यादा ख़राब है, और उसके जो भी कारण हों, हिंदी पत्रकारों की अपनी क्या कहते हैं, कितना उनका पढ़ाई लिखाई है, कितनी किताबें पढ़ते हैं, क्या उनकी जानकारी है, उनका वर्ल्ड व्यू क्या है, दुनिया के बारे में उनको क्या समझ है, इन सब के बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से हिंदी के पत्रकारिता में बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। लेकिन जैसा हमने कहा कि मुख्य धारा में भी अंग्रेज़ी के अखबार अभी काफ़ी ठीक हैं। यह ज़रूर है कि हाँ, आपको किसी भी अंग्रेज़ी के अखबार में ज़्यादा सरकार का विरोध नहीं दिखाई देगा, एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो कि जर्नलिज्म का एक समय सूत्र वाक्य होता था कि आम तौर पे सभी जर्नलिस्ट या सभी मीडिया हाउस एंटी एस्टेब्लिशमेंट होते हैं। एंटी एस्टेब्लिशमेंट का मतलब ये था कि जिस भी पार्टी की सरकार, उसकी जितनी फैसले जितने जनहित में हमें नहीं समझ में आए, हम उसकी आलोचना करें और उसको वहाँ सुधारवाने की कोशिश करें कि आप इसको सुधारें, ठीक नहीं है। उसमें X पार्टी हो, Y पार्टी हो, Z पार्टी हो, ये मैटर नहीं करता था, पर ये मैटर करता था कि हाँ, जो भी एस्टेब्लिशमेंट में हो उसकी जो भी नीतियाँ हैं वो अगर जनता के हित में नहीं है, या जनता की ज़्यादा उससे भलाई नहीं हो रही है, जनता की के किसी वर्ग का उससे नुकसान हो रहा है, तो उसको उसकी तरफ ध्यान दिलाना और उसके बारे में लिखना, ये सब, और ऐसे सरकार के ऐसे कदमों की आलोचना करना, ये सब उस समय की पत्रकारिता में था। अभी वो काफ़ी कम हो गया है, बहुत सी जगह तो लगभग नहीं हो गया है कि आप इस्टेब्लिशमेंट की चीज़ों को जानते हैं कि ये सही नहीं है, लेकिन आलोचना नहीं करते, चुप रह जाते हैं। तो ये मुख्य धारा की मीडिया में तो ये काफ़ी हो रहा है। अब बाकी जो स्कोप कहाँ, स्कोप था कि आप डिजिटल में आइए। डिजिटल में बहुत से पत्रकार आ गए, बहुत से ऐसे पत्रकार जिनको जो नौकरी से हट चुके हैं, या जिनको नौकरी पर रखने का साहस ही नहीं है लोगों में कि इनको कौन रख के मुसीबत पाल ले, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट का। तो ऐसे बहुत से पत्रकार हैं जो डिजिटल में काम कर रहे हैं।
क्योंकि डिजिटल में काम करने में उनको कुछ ज़्यादा पूंजी लगती नहीं है। मामूली एक लैपटॉप होना चाहिए या एक मोबाइल फ़ोन होना चाहिए और एक छोटा सा ट्राईपॉड, जैसे आपने ट्राईपॉड लगाया और इंटरव्यू कर रहे हो, तो ऐसे एक ट्राईपॉड हो और आप एक कवरेज कर लो और उसको आप यूट्यूब पे डाल दो और सोशल मीडिया पे डाल दो, लोग सर्कुलेट कर देंगे और कंटेंट अच्छा है, लोगों को पसंद आएगा तो शेयर कर देंगे, लाइक करेंगे और लोगों तक पहुंच जाएगा जहाँ तक पहुँचना है। तो ये जो डिजिटल मीडिया का जो पत्रकारिता है, ये तमाम तरह के दबावों से मुक्त है। इस पर इसको कोई बड़ी पूंजी लगती नहीं, तो इसलिए इसको बहुत पैसे कमाने की चिंता नहीं है। इतने पैसे मिल जाएं जिससे रोटी पानी चलती हो तो काम चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे चूँकि इस पे कोई संगठित राजनीतिक दबाव भी नहीं पड़ सकता, इसलिए कि ऐसे डिजिटल पत्रकार असंख्य हैं। आप किसको चुन के कहाँ दबाव डालोगे। हालांकि कभी कभी ऐसा होता है और अक्सर ऐसा होता है कि अभी जैसे 4 PM चैनल को बंद कर दिया गया कुछ दिन के लिए अभी कल परसों फिर से चालू हो गया, तो अक्सर ऐसा होता है कि कोई वायर को ब्लॉक किया गया कुछ समय के लिए, फिर अनब्लॉक कर दिया गया। तो ठीक है, ऐसा होता है, लेकिन ये तो कुछ कंपनियां थी, जो छोटी कंपनियां थी जो अपने चला रही, लेकिन मैं तो बात कर रहा हूँ असंख्य उन व्यक्तिगत चैनल, जो लोग व्यक्तिगत चला रहे हैं यूट्यूब पे। ऐसे असंख्य लोग हैं जो छोटे छोटे चैनल चला रहे हैं, अपना रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अपनी जनता की बात उठा रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन मनीष कश्यप जैसे लोग भी मौजूद हैं। नहीं, देखिए, वो तो प्लेटफॉर्म है, सबके लिए खुला है, तो सबके लिए खुला है तो वो भी, उनको भी वही अवसर है जो आपको अवसर है या जो किसी और को अवसर है। अब ये जनता को तय करना है कि वो क्या कंटेंट कंज्यूम करते हैं और क्यों कंटेंट कंज्यूम। अखबार से शुरुआत हुई, उसके बाद फिर चैनल पर हुआ है, अब वेब पे आ गया है, पोर्टल के तौर पे आ गया है। इसके बाद क्या होगा अभी नहीं कह सकते कि इसके बाद क्या होगा, लेकिन ये है कि ये कह सकते हैं जरूर कि जो कुछ होना है वो डिजिटल होना है। ये जो परंपरागत मीडिया खत्म कहाँ तक होगा। मतलब देखिए, जब मैं 1980 में टाइम्स की ट्रेनिंग जर्नलिस्ट स्कीम में आया था, तो उस समय हमारे क्लास में उसमें बड़े बड़े संपादक आते थे जो ट्रेनिंग्स को ओरिएंटेशन करते थे कि भाई मीडिया सीन क्या है। उस समय हम लोगों को कहा गया था कि ऐसा है कि हो सकता है कि एक समय जल्दी आ जाए जहाँ की आपको छपा हुआ अखबार नहीं मिले, बल्कि आपको किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे अपने घर पे वो अखबार पढ़ना पड़े। हाँ, 1980 की बात है, ठीक है, जबकि अवधारणा कंप्यूटर की थी भी नहीं उस समय। हाँ, नहीं थी, लेकिन मतलब जो टेक्नोलॉजी चल रही थी यहाँ नहीं थी, लेकिन दूसरे देशों में वो टेक्नोलॉजी उस रूप में आना शुरू हो गई थी। तो ये लोग ये कल्पना करने लग गए थे कि ऐसा हो सकता है। तो वो अब हम आज देख रहे हैं, ठीक है। तो इतना साल लग गया, 40-45 साल लग गया उस चीज़ को अभी होते होते। तो अब जैसे अखबारों में की रीडरशिप घट रही है, चारों तरफ घट रही है, पूरी दुनिया घटी, भारत में अब घटना शुरू हुई है। कोविड के बाद तो काफ़ी घट गई है। तो कारण ये है कि अब जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, जो अखबार पढ़ के बड़े हुए हैं, उनकी सुबह अखबार के बिना शुरू नहीं होती। वो अखबार का ये एक फील है, टच फील, वो उनको चाहिए जहाँ 10-5 साल चलेगा। हाँ, वो जब तक वो पीढ़ी है तब तक वो तो अखबार के साथ ही जिएगी। लेकिन जो युवा हैं, नए लोग हैं, उनमें उनको ज़रूर जो है वो उनको बहुत अखबारों में दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि वो न्यूज़ कंजम्पशन उनका ज़्यादातर मोबाइल पे होता है, ट्विटर वगैरह के ज़रिए होता है। इसी तरह से टीवी है, तो टीवी आना शुरू हुआ तो लोगों को लगा कि हाँ भाई ये टीवी आ गया, अखबार तो मर जाएंगे, तो अखबार नहीं मरे तब भी। बल्कि टीवी के बाद की अब जो स्थिति है उसमें तो लोगों को लगता है कि भाई अखबार पढ़ना चाहिए, टीवी की खबर पर तो हमें भरोसा नहीं होता। तो टीवी ने अपनी जो स्थिति अभी बनाई है, ख़ासतौर से आप देखें कि अभी जो ये भारत पाकिस्तान युद्ध के
समय जिस प्रकार की टीवी की रिपोर्टिंग हुई, उसमें तो मतलब लोग बिल्कुल बेतहाशा निराश हुए हैं टीवी की। नाराज हुए या नंगे हुए? नहीं, टीवी की बात, दर्शकों की बात, दर्शक तो बेतहाशा निराश हुए। लेकिन और वो निराशा इतने बड़े पैमाने पे निराशा जो है वो सोशल मीडिया पे व्यक्त हुई, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। पहली बार देखा कि हर आदमी ने टीवी को गाली देना शुरू किया, टीवी चैनलों को, कि ये क्या कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि टीवी चैनलों की तो जो क्रेडिबिलिटी वो और ख़राब हुई, अखबारों की थोड़ी बढ़ गई कि ठीक है अखबारों की, और डिजिटल की भी बढ़ी, क्योंकि बहुत लोगों ने लिखा, मैंने देखा सोशल मीडिया पे कि भाई डिजिटल ही देखो, वहाँ पे लोग जो है वो ठीक से काम कर रहे हैं। कारण ये है कि जो डिजिटल में आप जैसे कह रहे हो कि हाँ दूसरे के भी लोग हैं जो बहुत उल्टी सीधी बातें कहते हैं, लेकिन लोगों को मालूम है कि ये कौन हैं, और बहुत से डिजिटल पे जो पत्रकार हैं उनका एक लंबा अनुभव है और उनकी एक लंबी स्टैंडिंग है, उनकी एक लंबी साख है, और लोग जानते हैं कि उन्हें किससे सुनना चाहिए। अगर वो यूट्यूब पे खबरें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमको इनको तो देखना है, इनकी बातें हमें सही लगती हैं, इनको देखेंगे। और ये यही नहीं है, ये पूरी दुनिया में है। और जहाँ पे मीडिया का पे सरकार का दबाव बहुत ज़्यादा है वहाँ ये है। जैसे मैं कजाकिस्तान गया था, वहाँ कुछ लोगों ने हमें बताया जो कि भाई यहाँ, क्योंकि वहाँ तो मीडिया सब सरकारी है, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, हम लोग तो यूट्यूब पे ही देखते हैं। और वही सेम सिस्टम है, बहुत से पत्रकार जो अपनी अपनी नौकरियाँ छोड़ दी, जिन्होंने वो उस तरह की पत्रकारिता जिनको नहीं करनी थी, वो सब डिजिटल में काम कर रहे हैं, और लोग उन पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, उनके चैनलों पे आके खबरें देखते हैं। तो ये स्थिति है। पहले जो था पत्रकारिता, उसमें क्या था कि अखबारों से जो इन्फॉर्मेशन निकलती थी और अखबारों में जो ओपिनियन छपती थी, उससे समाज अपने आप को एजुकेट करता था और उससे समाज अपनी एक धारणा बनाता था। अभी उल्टा होता है। क्या उल्टा होता है? अभी कोई घटना हो जाए, सोशल मीडिया पे हम देख सकते हैं कि यह घटना पे क्या ट्रेंड हो रहा है। ज़्यादातर लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं या बुरा सोच रहे हैं। और मैं पत्रकार हूँ और मेरा एक चैनल है, और मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग तो इस मामले में यह राय रखते हैं, मैं अपनी कवरेज अगर वैसे कर दूं तो मेरी कवरेज ज़्यादातर लोग देख लेंगे, क्योंकि वो ज़्यादातर लोगों की जो सेंटीमेंट है उसके साथ अलाइंड है। लेकिन एक पत्रकार के तौर पे हम ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, हम कर नहीं सकते, लेकिन अब चूंकि हमारे पास एक जो है सोर्स है जहां हम लोगों की पल्स गेज कर सकते हैं कि ये पल्स है लोगों की, और अगर ये पल्स पे आप चलोगे तो आपको बहुत ज़्यादा लोग देखेंगे, और ज़्यादा लोग देखेंगे तो ज़्यादा पैसा आएगा। और न केवल ज़्यादा पैसा आएगा, आपका हम नंबर 1 चैनल हैं। और आप देखें कि तमाम चैनल, तमाम अखबार भी विज्ञापन देते रहते हैं। इतने पाठक हैं, इतने करोड़ पाठक, इतना देर तक देखा, नंबर 1, देश का नंबर 1 चैनल, देश का नंबर 1 अखबार। वो नंबर 1 कहाँ से आता है? वो नंबर 1 ज़्यादा लोगों से आता है। तो अब ज़्यादा लोग कहाँ से आएंगे? तो ज़्यादा लोग, जब आप लोगों के सेंटिमेंट के साथ अलाइन रहोगे तो आएंगे। तो अब जो पत्रकारिता है वो एक मेजॉरिटेरियन व्यू की पत्रकारिता है। ये बड़ी खतरनाक स्थिति है, समझ रहे हैं? तो इसलिए अब आपको दिखता है कि नहीं, अब आप टीवी चैनलों के थंबनेल देख लीजिए, उत्तेजना भरे होते हैं, क्योंकि अगर युद्ध हो रहा है तो उसमें लोग उत्तेजित हैं, उनको उत्तेजक थंबनेल, उत्तेजक आक्रामक एंकर, आक्रामक रिपोर्टिंग आकर्षित करती है। तो दिख रहा है। तो जो अभी जैसे बात आपने शुरू की संपादक से, तो अब संपादक कौन है? अब संपादक ये लोग हैं
जो सोशल मीडिया पे अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, ये जो तय कर रहे होते हैं कि हम आपको इस घटना पे ये विचार है, तो टीवी चैनल या मीडिया उसी विचार को रिफ्लेक्ट कर रहा है। मतलब जो पाजामा पहनता था संपादक वो अब वो जी हाँ, वो पाठक के दर्शक के हाथ में है और संपादक नंगा हो गया। उसका है ही नहीं कुछ। जिंदगी में सबसे बड़ा फैसला आपका क्या रहा है? यार सबसे बड़ा फैसला क्या, हाँ। पत्रकार बनना, यही सबसे बड़ा फैसला रहा तो फिर है। तो कई बार ठोकर खाए आप? नहीं, अब हो गया भाई, एक इनिंग होती है आपकी, आपने अपनी इनिंग खेल ली, अब उसके बाद पिच का क्या हाल है, वो जो भी हाल है देखे। हमने तो पूरी इनिंग खेल ली और हमने बहुत अच्छे समय में खेली, मतलब बहुत ऐसे समय में जब कि पत्रकारिता विकास की ओर थी। विकास की ओर मतलब कि उसके पहले भी पत्रकारिता थी, लेकिन पहले पत्रकारिता के बहुत सारे चैलेंजेस थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी। हम जिस समय आए, वैसे तो मैं 1972 से पत्रकारिता में, मैंने जो है हैंड कंपोजिंग से जब लेटर मैंने वहाँ से काम शुरू किया है। और हमारे इलाके में जहाँ हम रहते थे वहाँ से एक साप्ताहिक निकलना शुरू हुआ था 1972 जून में। तो उसमें मेरी 18 साल उम्र हुई थी, तो उनके विज्ञापन उन्होंने लगाए हुए थे बनारस में। कहाँ पर? नदेसर जगह। तो उसमें उन्होंने लगाए हुए थे कि अवैतनिक संवाददाता चाहिए, तो बिना पैसे के तो हम चले गए, ठीक है। तो वो वहाँ से शुरू किया हमने काम, 2-3 साल 4 साल वहाँ रहे, काम किया होगा हमने। और मतलब बाद में कुछ थोड़ा बहुत पैसे भी देने लग गए थे हमको, 70-75 रुपये महीने, लेकिन मतलब ठीक है, हो गया। तो वहाँ से हमने किया। बाद में अखबार खैर इमरजेंसी में बंद हो गया था। तो उसके बाद 80 में हम इसमें आ गए, हमारा टाइम्स की जो ट्रेनिंग स्कीम थी, इसमें आ गए। तो वहाँ से अगर हम 80 को भी लें, उस समय पत्रकारिता में टेक्नोलॉजी बढ़ने लगे थे, टेलीप्रिंटर आ गए थे, फिर धीरे धीरे करके जो है वो ऑफसेट प्रिंटिंग शुरू हो गई। ऑफसेट प्रिंटिंग के बाद जो है वो कंप्यूटर आ गए, और कंप्यूटर से कंपोजिंग होने लगी और ब्रोमाइड निकलने लगे। अब पहले जो है, पहले के ज़माने में फ़ोटो छापना होता था तो आपको ब्लॉक बनवाना होता था, जो शीशे के प्लेट पे छपता था और उसको लकड़ी पे माउंट किया जाता था वगैरह। और उसके बजाय जो है, जिस समय हम अखबार निकाल रहे थे लखनऊ में नवभारत टाइम्स, तो कैमरा से ब्रोमाइड बनता था और वो पेज पे चिपकाया जाता था, फिर पेज की फ़ोटो खींची जाती थी और उससे छपता रहा। तो होते होते करके फिर वो कंप्यूटर पूरी तरह से आ गए, जहाँ पे जो पत्रकार है वो खुद ही पेज बनाने लग गया। और ये हो गया कि अखबार का मुख्यालय मान लो दिल्ली में है, तो हम इलाहाबाद का भी संस्करण निकालना हो तो यहीं से कंप्यूटर से पेज हम इलाहाबाद भेज सकते हैं, जहाँ वो रियल टाइम में छप जाए। तो धीरे धीरे तो वो एक ऐसा दौर था जहाँ पत्रकारिता के भी मूल्यों का विकास हो रहा था। बड़ी पत्रिकाएं चल रही थी, जैसे रविवार था, दिनमान था, आपका लखनऊ भी शान सहारा अच्छा अखबार था, और भी थे मुंबई वगैरह से रविवार निकला। हाँ, रविवार था, धार्मिक था, आपका साप्ताहिक हिंदुस्तान, कादम्बरी, चौथी दुनिया बाद में निकल। तो इस तरह के तमाम चीज़ें निकल रही थी। और हिंदी की पत्रकारिता भी बढ़ रही थी, क्योंकि उस शुरू में तो हिंदी की पत्रकारिता में बहुत चैलेंजेस थे। आमतौर पे लोग जो है वो ज़्यादा मौलिक रिपोर्टिंग नहीं करते थे, लेकिन जब रविवार वगैरह शुरू हुई तो हिंदी के पत्रकारों की भी मौलिक रिपोर्टिंग हुई, बड़ी बड़ी रिपोर्टिंग हुई, अच्छी खोजी पत्रकारिता भी हुई। कि हिंदी के पत्रकारों ने विदेशों में दौरे भी किए, वहाँ से भी रिपोर्टिंग ला जी, ये सब हुआ। तो वो था जिसमें बहुत गुभार था, बहुत उत्थान था। फिर टीवी चैनलों की बात है, टीवी के वो तो शुरुआती दौर टीवी का भी बहुत अच्छा रहा। अब उसका धीरे धीरे जो है दूसरे मोड़ पर है, मतलब एक रास्ता ऐसे चल रहा था, वो दूसरा रास्ता है।
तो अब दूसरे रास्ते पे जा रही है। चौथी दुनिया क्यों बंद हुई? चौथी दुनिया तो मैं जब तक था तब तक चल रही थी, बाद में वो बंद हो गई। तो मेरे ख्याल से आर्थिक ही कारण थे जिसके कारण बंद हुई, क्योंकि वो उस अखबार को इतने विज्ञापन नहीं मिल रहे थे कि वो सस्टेन कर सके। ये हैं कमर वहीद नकवी जी। इनसे मिलना मेरे जीवन के अद्भुत क्षणों में से रहा है, चाहे मैंने उनको 80-82 से देखा हो, चाहे आज 2025 में। अगली बार फिर दूसरे मसले पर, दूसरे स्थान पर, दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दौलत कुमार से इजाजत दीजिए।